डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज? ठीक है, थैंक यू जी। वेलकम सर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग और आपकी फैमिलीज़ खैरियत के साथ होंगी और इस दुआ के साथ स्टार्ट करें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मूजी वबा और मर्ज से महफूज रखे। अगर आमीन कुछ सर। लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए जी, आमीन सुम आमीन। आमीन। जो थर्ड वेव है, आप भी कुछ न्यूज़ सुनते हैं, मैं भी कभी कभी फ्रीक्वेंटली तो नहीं मैं देखता। तो ये जो वेव है और इसका जो इम्पेक्ट है, जो इसके जो फर्स्ट टू वेव्स थी उससे ज़्यादा है, और आप लोग भी देखने में भी अल्लाह ताला दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास है जी कपल ऑफ मिनट्स, फ्यू मिनट्स हैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स हैं। तो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, बुक आप साथ पैरेलल ओपन कर रहे हैं, हैंडआउट्स आपके पास आ चुके हैं, तो जल्दी से रिवाइज़ करें। और आफ्टर 4 to 5 मिनट्स हम इसको रिवाइज करेंगे, रीकैप स्टार्ट करेंगे। शाबाश। हाँ जी, डी स्टोन कौन स्टार्ट करेगा रीकैप? कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनी वन में स्टार्ट द रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। मेरे पास जो पहला नाम आ रहा है जी, हसीब साहब का, हसीब आमिर है। और नेक्स्ट वन है जी मोहम्मद साइम जैदी साहब हैं। हाँ जी, हसीब साहब, आप कुछ शेयर करना चाहें आपकी लर्निंग? सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। हसीब आमिर साहब की तो शायद ऑडिबल नहीं है। तैमूर साहब, तैमूर रफ़ी। हाँ जी बेटा, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स इस एक्टिविटी के लिए हमने रखा होता है, डेडिकेट कर देते हैं for the sake of a connection between the last and the current lecture if there is any confusion. So this is opportunity to remove that confusion. सर प्रीवियस क्लास में तो हमने तकरीबन वो सवाल नहीं ज्यादातर मोस्टली किए थे, वो प्रोडक्टिव वाले, मेजरमेंट वाले। अच्छा अच्छा, वही काम किया था। चैप्टर नंबर 2 हमने कुछ स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2। सर थोड़ा सा ओवरव्यू किया था बस, थोड़ा बहुत। ठीक है जी, चलो ठीक है जी। ओके सर। तो मैं अभी आपके साथ ये स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ।
तो मुझे बताना है कि आपने चैप्टर नंबर 2 कहाँ तक कंप्लीट किया था और उसके आगे फिर ऑनवर्ड अगर आपने देखा, आप मुझे बात करते हैं मलिक साहब तो फिर पता चलेगा ना। तो समटाइम्स ये होती है कि देयर आर मोर देन वन सेक्शन, तो उसमें आगे पीछे सम टाइम हो जाता है। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। मैंने शायद आप लोगों से क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, मुझे आपने कंफर्म करना है कि जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ कैन वी कम्पीट एट एनी लेवल, एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। आपसे ये क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था? नो सर। हुआ था। ठीक है जी, चलो इन बोथ द केसेस है। तो जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट, कि ये जो कंपनी है वाई द कंपनीज वांट टू बी अ ग्लोबलाइज, तो क्या रीज़न होते हैं, वो रीज़न भी आज हम स्टडी करेंगे और पीछे देखेंगे ना कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन वी मैनेज सप्लाई चेन इन एनी डिज़ायर्ड लोकेशन और इंटरेस्टेड कंट्री। अभी देखें ये बहुत बड़ी जो डील हुई है, द डील बिटवीन चाइना एंड ईरान, और उसका वॉल्यूम देखें 400 यूएस बिलियन डॉलर्स की, ये बहुत बड़ी। हालांकि ये होने तो पाकिस्तान और चाइना की चाहिए थे, हमारा चाइना ने किया ओनली $42 बिलियन डॉलर्स या मैक्सिमम 16 यूएस बिलियन डॉलर्स, और जो चाइना के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ कल की बात है, वो अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है बहुत बड़ी फिगर है, 400। हाँ जी, 400 बिलियन डॉलर ये सर। हाँ जी, 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर, ये दिस इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और आप कह लें कि अभी तक जो इस सेंचुरी की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है जो चाइना करने जा रहा है, और इसकी पहले इस तरह की एग्जांपल नहीं मिलती। तो हमारी तो ख्वाहिश थी ऐसा पाकिस्तानी कि हमारे मुल्क में होता है, चलो, क्योंकि हमारे बेटा जी हम अभी तक इंडिपेंडेंट उस तरह नहीं हुए इन टर्म ऑफ अ पॉलिसी, इन टर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो हमारी जो वर्थ है वो आप लोग भी स्टूडेंट हम भी जानते हैं। हमारी ख्वाहिश तो होती है ऐसे पाकिस्तानी, अल्लाह करे हमारी कोई वर्थ इंटरनेशनली हो, लेकिन है कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप नहीं है और किसी जगह हम स्टैंड नहीं करते। यस सर, पूरी दुनिया को यस सर बोलते हैं और हमारी अपनी पॉलिसीज़ में बेटा किसी XYZ पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, एज ए टीचर और एज ए पाकिस्तानी हम बात करें, तो हम डिस्कशन को किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके नहीं जाएंगे। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो भी तमाम दुनिया के सामने है। तो इस तरह की एग्जांपल नहीं है, जब इस तरह की हम स्टेट बैंक की किसी और को दे देंगे तो हम पर ट्रस्ट कौन करेगा, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। और एक देखिए बच्चों, यूसीपी की जो स्टैंड लिया, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जो उन्होंने कहा था लास्ट सेमेस्टर की बात है कि फाइनल एग्जाम हमने ऑन कैंपस लेने हैं, तो यूसीपी ने स्टैंड लिया, एक डिसीजन किया, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो दिस इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर साइड यूएमटी के बाद गाले उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बैकफुट पर चले गए। अगर एक आदमी एक दफ़ा बैकफुट पर चला जाए नेक्स्ट टाइम भी जाएगा, लेकिन एक दफ़ा आदमी स्टैंड लेता है यूनिवर्सिटी की, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, डियर स्टूडेंट, जब आप पास आउट होंगे तो फिर आप अप्रिशिएट करेंगे, यार प्राउड फील करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी है, उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया ऑन दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बात ही होती है, इसी तरह कंट्रीज़ की बात होती है, जो स्टैंड लेती है ना उनकी रिस्पेक्ट करता है, पूरी दुनिया उन लोगों की रिस्पेक्ट करती है। जो यूटर्न लेते हैं कभी दिस वे, नेक्स्ट टाइम डैट वे, तो पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। वापस आते हैं जी, ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट की बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बात की है कि दुनिया क्यों आएगी, चाइना क्यों ईरान जा रहा है, चाइना पाकिस्तान क्यों आ रहा था, या चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्यों जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, ऑपरेशंस के इश्यूज़ हैं। अगर हमने मार्केट को एक्सेस करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक पैसेज चाहिए। तो ग्वादर चाइना के लिए एक आइडियल लोकेशन थी कि उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, कि आपने फैक्ट्री यानी प्लांट से लेकर एंड यूज़र एंड कंज्यूमर तक उसको सप्लाई करना होता है, उस कॉन्टेक्स्ट पे हमने बात की थी
कई फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बात हुई थी सप्लाई चेन की स्टेजेस। इसी तरह लेट से अगर फैक्ट्री चाइना के अंदर है और उसका कंज्यूमर बैठा है यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, कैसे सप्लाई करेंगे? तो विच वे कुड बी द सेव एज वेल एज शॉर्टेस्ट। तो ग्वादर के थ्रू चाइना को ये प्लस पॉइंट था, हम ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट में हाउ वी वांट टू बी अ ग्लोबलाइज। तो सबसे पहले ये होती है कि हमारा जो सप्लाई चेन रूट है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कॉस्ट को कम कैसे करें। अगर हमने अपनी सप्लाई चेन की कॉस्ट को कम कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सप्लाई चेन सरप्लस को इंक्रीज करने जा रहे हैं। हाँ जी मलिक साहब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है कि चलो हमारे साथ तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह चाइना की ये ग्वादर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से है, तो लेकिन ईरान के साथ इसकी जो हुई है ये रिसेंटली $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, तो उसकी क्या रीजन है फिर, कोई आइडिया बिजनेस के लिहाज से? रीजन वही, एक तो उनकी कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज है उनकी, जो आप एज कंपेयर टू पाकिस्तान, चाइना के अंदर भी इन्वेस्टर चाहता है पीस ऑफ माइंड एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज। ब्लेम गेम नहीं है। डेली बेस पर पाबंदियां लगी हुई है यूएसए की, उसके अलावा बाकी भी जिस तरह वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं दहशतगर्दों के लिहाज से, जो एटम बम वगैरह, तो ये वो उधर नेटो बैठा हुआ है, तो बाकी मलिक साहब फौज ये वगैरह देखें, ये आप खुद समझदार हैं, ये ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म होती है, उसको डिफेंड किया जाता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी नहीं होती। अगर लेट से अगर उसने चाइना ने पाकिस्तान के अंदर 40 या 60 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट किया तो वो सिक्योर करेगा, वो जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बताता भाई नहीं ये मैंने इन्वेस्टमेंट का। सेम इन केस ऑफ ईरान, ऐसा नहीं होगा कि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंचुरी करने के बाद उसे पता ना चले उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। वो मेक श्योर करते हैं। असल चीज़ होती है बेटा वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उस हर कंट्री की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ है, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज है, ब्लेम गेम नहीं है। डेली बेस पर देखिए सबसे ज्यादा क्राइम अमेरिका के अंदर होते हैं, कितने हाईलाइट होते हैं, कितने मर्डर होते हैं। अगर आप उसको बाय गूगल करके देखें डेली बेस पर कितने मर्डर अमेरिका के अंदर होते हैं, और आपको रेयर फिगर नज़र आएगी किसके अंदर, चाइना के अंदर आएगी, आपको सऊदी अरेबिया के अंदर नज़र आएगी, आपको और ईरान के अंदर नज़र आएगी। इस तरह तो हर किस्म का क्राइम होता है, लेकिन उसका बात है उसको हाईलाइट कितना किया जाता है, शो ऑफ कितना लोग करते हैं। ठीक है ना, हमारे मुल्क में एक नेगेटिविटी को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, पॉजिटिविटी को हम एज कम्पेयर टू वो उससे हम शो ऑफ नहीं करते। ठीक है ना जी, तो दोनों चीज़ें बैलेंस, मीडिया का एक अगर रोल बैलेंस हो ना। अच्छा, अगर आप खौफ करेंगे आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के, बिजनेसमैन क्या चाहता है, ऐसी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, तो ये किसकी बात होती है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, अश्योरेंस दे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, यू आर वेलकम, और आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है, और आप रिटर्न आप जहां लेके जाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा सकते हैं फेयर अंदाज में, विन विन सिचुएशन। ऐसे नहीं है कि हमारे जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं तो वो अनफेयर हैं, फेयरनेस उसमें नज़र नहीं आती, उसमें करप्शन नज़र आती है। वो जितने भी पावर सेक्टर हैं, पावर जनरेशन के एग्रीमेंट हैं, इवन के लास्ट सेंचुरी की है, उसकी कॉन्टीन्यूटी है। तो पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए हेवन है जो फेयर अंदाज में बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन जो फेयर अंदाज में बिजनेस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। अच्छा जी, वापस आते हैं जी, ये स्लाइड नंबर मुझे आपने बताना है जी। मलिक साहब अगर आपका क्वेश्चन है तो यू मे लोअर योर हैंड, और उसके बाद है जी नेक्स्ट स्लाइड आपका 1 विजिबल है। अब स्लाइड नंबर हम बात कर लेते हैं 2 की। तो मुझे ये बताना है कितनी स्लाइड्स हम डिस्कस कर चुके थे। अगर ये आउटलाइन हमने रीड कर लिया, बोइंग को हमने डिस्कस किया था, ये बताएं ज़रा। नो सर आई थिंक किया था। ठीक है जी, ये आउटलाइन है जो चैप्टर कमिंग अंदर है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं, और ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोइंग की सप्लाई चेन थी। मुझे आपने बताना है कि इसका हमने स्टडी किया था, कोई एक स्टूडेंट मुझे चाहिए, ताकि मैं चाहता हूँ जहाँ हमने एंड किया तो उससे आगे हम स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो ये जो स्लाइड नंबर आपके पास जो 4 विजिबल है, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, येस और नो के अंदर आंसर बोले। नहीं सर, नो। ठीक है जी, ये जो हमारे पास बोइंग 787 है, हमने लास्ट लेक्चर में शायद कंपैरिजन किया और बाय गूगल आपने सर्च आउट किया तो मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन जब भी ये चैप्टर होता है कि बोइंग और एयरबस। तो बच्चों में एक एक्टिविटी देता हूँ, बाय सेल फोन वो गूगल करते हैं द
स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर कंपेटिटर, बोइंग और एयरबस की है। तो बोइंग अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एयरबस यूरोपियन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ आर कंपेटिटर। और यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो 787 एक प्रोडक्ट है कि इसका बोइंग का जस्ट वन एक प्रोडक्ट हमने लिया 787, अब उसकी यहाँ पर सप्लाई चेन है। तो आपने सिर्फ ये जो सेकंड कॉलम है इस टेबल का, पहले वाला सप्लायर है, दूसरा हेडक्वार्टर्स कंट्री है, थर्ड एंड द लास्ट वन कंपोनेंट है। तो सिर्फ आपने जो काउंट करने हैं वो सेकंड कॉलम के नेम ऑफ कंट्रीज काउंट करने हैं। तो मुझे बताएं कि फ्रांस के कितने सप्लायर हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, जरा काउंट करें जरा। 6 है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट के अंदर जर्मनी है। अब यूके का काउंट करें जी। 4 ठीक है जी। उसके बाद इटली है, लास्ट हमारे पास जापान है, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ जापान, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ? 3 दफा। 3 नहीं 5 दफ़ा, 3 दफ़ा ये और लास्ट स्लाइड के अंदर जाएं। ठीक है, 5 टाइम्स। उसके बाद चाइना काउंट करें और साउथ कोरिया, स्वीडन। यहाँ पर जो हमने डिस्कशन कभी करनी है in term of our suppliers of a single product of a Boeing 787 के जो सप्लायर हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो ज़रा नोट डाउन करें, वो अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड 300 सप्लायर्स हैं। इसकी बात हो रही है जस्ट सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ बोइंग, द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट इज 787। ये 787 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? जो बोइंग है ये उसके मेन सप्लायर्स हैं, मेन कंट्रीज हैं, और यहाँ पर डिफरेंट सप्लायर्स हैं। अभी आपने काउंट किया, मुझे बताएं तो सबसे ज़्यादा सप्लायर्स किस कंट्री से हैं? फ्रांस है, यूके है, जापान है। फ्रांस। तो मुझे सर फ्रांस से ठीक है। ये डीओसोर्स का बेनिफिट क्या हो गया? जो वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केट भी ग्लोबल है और उसकी सप्लाई चेन भी ग्लोबल है, और जो इसका असेंबली प्लांट है वो अमेरिका के अंदर है। पूरी दुनिया से सप्लाई आ रही है, और इसका बेनिफिट क्या होगा? ये जो वर्ल्ड वाइड अभी सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। भाई आपके ज़हनों में एज अ बिजनेस स्टूडेंट हाँ जी, कोई आंसर हो सर? हाँ जी, बेनिफिट तो यही होगा कि सर उसकी सेल बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्योंकि सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है जी, वेल डन। अच्छा जी, हमारा जो सीआर है, हमारा सीआर का नाम है असद अली। असद अली बेटा है भाई? यस सर। अच्छा असद अली बेटा, आपने ये काम भी करना होता है कि कोई हमारे पास ऐसा स्टूडेंट स्टिल जो टीम के अंदर ऐड नहीं है, तो मुझे आपने ये भी कम्युनिकेट करना होता है। तो बाज़ का स्टूडेंट करते हैं इंडिविजुअल, लेट से मैं किसी जगह रास्ते में हूँ तो नाम स्किप हो सकते हैं, तो मुझे आपने रिमाइंडर देना है स्टार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर कि सर ये स्टूडेंट है, इसने मुझे कॉन्टैक्ट किया है, तो ये टीम के अंदर नहीं है, ताकि वो टीम के अंदर हम उसे ऐड करें, क्योंकि ये ऐड एंड ड्रॉप तो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, एक तो बेटा ये राइट आंसर है। एक बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से इफ द सप्लायर्स 300 फ्रॉम जस्ट इसको फॉर द सेक ऑफ अ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ अ सिंपलिसिटी, 300 सप्लायर्स फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज और मे बी 25 डिफरेंट कंट्रीज। हाँ जी, मोहम्मद साइम जैदी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? साइम नो सर, बताना चाह रहा हूँ। बेटा बोले, शाबाश। सर इसमें हमारे पास जो है इंटरनेशनल कस्टमर भी बहुत आएगा जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जब इतनी ज़्यादा हमें सप्लाईज कंट्रीज से आ रही होंगी तो इंटरनेशनल कस्टमर भी बहुत आएंगे, प्लस इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी हमें बहुत होगी। वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और उसके बाद है जी तैयब बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? तैयब सर मैं पूछना चाह रहा हूँ काइंडली। यस सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा सा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा रिपीट कर दें पहले से, क्योंकि वो मैसेज देख के ना, क्योंकि वो चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ था कि आज क्लास कैंसिल है,
तो क्लास लेट ज्वाइन किया इस वजह से। ठीक है बेटा जी। अच्छा तो ये अभी तो सिर्फ ओवरव्यू था, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही कि ग्लोबलाइजेशन के कि वाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी अ ग्लोबलाइज, उसके पीछे रीज़न क्या होती हैं वो अभी कमिंग स्लाइड का भी तो हमने जस्ट आउटलाइन है अभी डिस्कशन इन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक होता है फॉर द सेक ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, ये टीचर एक टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, लोगों से इनपुट लेना, तो उससे इनपुट जब लेते हैं तो लोग फील करते हैं ऑनरशिप, ठीक है ना जी। और स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वैसे भी हर टीचर का अपना स्टाइल है, तो मेरा जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों की तरफ से पता चलता रहता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, और करना भी चाहिए, और आपकी यही लर्निंग होती है, और जो भी डाउट होती है उनकी वो भी साथ साथ उनकी क्लैरिटी आती जाती है, क्लैरिफिकेशन भी साथ साथ होती जाती है। अच्छा जी, राइट आंसर है जो अभी दोनों मुझे लोगों ने शेयर किए हैं। और दूसरा ये अभी किसका बेनिफिट है, लेट्स से देयर आर 21 कंट्रीज और 22 कंट्रीज, वट एवर द राइट नंबर इज़, तो ये जो कंट्रीज है 21 या 22 जहाँ से 300 सप्लायर्स हैं, तो ये क्या होंगे, दोज कुड बी द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द बोइंग 787। ज़ाहिर अगर सप्लायर हैं तो ये बहुत बड़ी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो यूरोप क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है बच्चों, वो लो वैल्यू प्रोडक्ट से उन्होंने वो इरा से वो दे आर राइट नो मूव टू अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। लो वैल्यू प्रोडक्ट है, लेट से गारमेंट्स है, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बनेंगे, चाइना से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो वो लो वैल्यू प्रोडक्ट उन्होंने छोड़ दिया वो सारा का सारा काम। अब वो कहाँ आते हैं, क्योंकि उनकी जो लेबर कॉस्ट है बहुत हाई है, अगर लेट से अगर लेबर कॉस्ट आपकी बहुत हाई है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि लो वैल्यू प्रोडक्ट। एक बात, दूसरा फिर अगर लेट से वो उसमें फिर आप देखेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जहाँ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हाई होता है उन जॉब्स के लिए, फिर वो प्रेफर करते हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और पाकिस्तान जो टेक्सटाइल सेक्टर है बड़े अरसे के बाद ये बूम में आया है, और ये पूरी पोटेंशियल के अंदर ये रनिंग है, ऑर्डर मिल रहे हैं, और हम ही वंस अगेन हमारे पास जो हिस्से के पूरी दुनिया में ऑर्डर आते हैं वो वंस अगेन हाई वैल्यू प्रोडक्ट के नहीं आते, और अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट के आते हैं तो हमारा इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा होती है, और हम देखें हमारी 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर, लेकिन इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट आप करेंगे तो मे भी बहुत डाउन के हम आते हैं। इवन के बांग्लादेश जो किसी ज़माने में पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, उसकी भी जो एक्सपोर्ट हैं वो मोर देन आप कह लें कि डबल हैं पाकिस्तान से। अगर लेट से पाकिस्तान की x हैं तो एक बांग्लादेश की अप्रोक्सीमेटली 2x हैं, और इंडिया की तो बहुत ज़्यादा, और चाइना तो दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। ये हमारे नेबरिंग कंट्री सिर्फ उसी की बात हो रही है, और तो ये इसलिए कि हमारे इन्वेस्टर आ नहीं रहा। अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी, कंपटीशन नहीं, अगर लर्निंग नहीं होती, तो जब भी इन्वेस्टर आता है तो लर्निंग होती है, जॉइंट वेंचर है। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक ह्यूज गैप है, उसकी वजह से दुनिया आ रही है वो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कंज्यूमर मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, तो स्टिल यहाँ पर न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, ये एक गुड साइन है काफ़ी हद तक, कुछ हम कह सकते हैं। तो ये आपकी ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट ये होता है, एक तो आप सप्लायर हैं और आपकी जो रिलेशनशिप ये स्ट्रॉन्ग होती है। आज पूरी दुनिया में जो रिलेशन है ऑन द बेस ऑफ बिजनेस है। अगर पाकिस्तान चाइना का रिलेशन है, ठीक है, नेबिंग कंट्री अपनी जगह है, या पाक और ईरान का रिलेशन है, या पाक अफगानिस्तान है, तो आजकल हमने ये नहीं है, हमने एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम प्राइड फील करते हैं। वो हमारी आर्मी है, होना भी चाहिए, लेकिन हमने ना अपने रिलेशन इस तरह में डेवलप नहीं किए जो पूरी दुनिया कर रही है, वह है ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन होना चाहिए, जॉइंट वेंचर होना चाहिए। अब हमें इस तरफ मूव करना चाहिए, ये राइट टाइम है, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो ये पॉलिसीज़ डेवलप करनी होती है, गवर्नमेंट का रोल होता है, उस तरह इनिशिएटिव लेना होता है, जॉइंट वेंचर होना चाहिए बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी इन्वेस्टर आएगा वो जॉइंट वेंचर करेगा। अब किया की एग्जांपल ले लें, हुंडई की एग्जांपल ले लें, जिसकी भी एग्जांपल है, तो सबसे पहले वो जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है। निशाद ग्रुप ने, ठीक है, ये प्लांट उन्होंने किया है, किया का, और इसी तरह रेस्ट ऑफ द हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं।
अच्छा जी, ये थी स्लाइड नंबर 6 कॉन्टेक्स्ट पे सिर्फ सप्लाई चेन, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। हम देखेंगे मिशन और मिशन एंड विजन ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, होना चाहिए, और स्ट्रेटजिक अप्रोचेस हैं, कैसे बिजनेस करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके हैं। अब बोइंग है, तो बोइंग की अभी हमने बात की है कि इसकी जो सप्लाई चेन भी है और सेल भी ये वर्ल्ड वाइड है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, सेकंड है, इससे आप हो सकता है फेमिलियर ना हो, इसका नाम है जो ब्रांड है बेनेटन है, इटालियन फैशन ब्रांड है। और इसकी ये जो फेम है ड्यू टू इसकी क्लोथ है, शूज़ हैं, अदर फैशन एक्सेसरीज हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ये बेनेटन। वंस अगेन अगर कि किसके पास नोटबुक है तो नोट डाउन करें। बोइंग अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमें अभी डिस्कस किया। बेनेटन इटालियन फैशन ब्रांड है। और उसके बाद सोनी बहुत बड़ा एक ब्रांड है और बचपन से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं। तो मुझे बताइएगा सोनी का जो ओरिजिन है वो क्या है, कोई शेयर करेगा जी कि सर इसका कंट्री ये है सोनी? सर आई थिंक इंडिया है। एक आंसर है जी इंडिया है। एनी अदर? जापान। हाँ जी सर जापान है। ठीक है, जैपनीज कंपनी है, जैपनीज सोनी राइट आंसर है जी। और बचपन से इसी तरह इसकी एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सोनी की टेलीविज़न भी है, ठीक है जी, और भी एक लॉन्ग रेंज है। और ये इनका जो वर्ल्ड वाइड इनकी सप्लाई चेन है, स्ट्रेटजी है, इनकी जो प्रेजेंस है थाईलैंड के, मलेशिया, और इसी तरह बोइंग की मैंने आपको प्रेजेंस बताई है। ऑलमोस्ट मोर देन 20 कंट्रीज़ के अंदर इसकी प्रेजेंस है इन टर्म ऑफ सप्लाईज, और पूरी दुनिया इसकी ग्लोबल मार्केट। अब जो वॉल्वो है ऑलरेडी गिवन है, ये एक स्वीडिश कंपनी है और इसने परचेज़ की है चाइनीज़ कंपनी, इट्स नेम इज़ गिली। जैसे बहुत सारी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, वो चाइना उससे परचेज़ करता जा रहा है। और यहाँ पर उसने एक उसकी प्रोडक्ट है S40 है, वो बेल्जियम के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, मलेशिया, चाइना है। और ये जो प्रोडक्ट है वॉल्वो, अगर कुछ लोग लाहौर के रहने वाले, जब मैं स्कूल का मेरा कॉलेज का ज़माना था तो लाहौर के अंदर डिफरेंट अभी भी शायद वॉल्वो बसेस है बड़ी बड़ी। कोई है किसी लाहौर का रहने वाला स्टूडेंट हमारे? तो किसी ज़माने बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ये। तो मुझे याद है कॉलेजेस ने ये बसेस परचेज़ की थी पिक एंड ड्रॉप स्टूडेंट को देने के लिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बसेस थी। ठीक है, तो मैं तो मेरे जहन में इनकी पिक्चर है, ठीक है, अदरवाइज़ इनकी वीडियोस भी शेयर की जा सके। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट और हायर है, और तमाम लोग हमारी क्लास के कम से कम फेमिलियर होना चाहिए इस नाम से, और इसकी लॉन्ग रेंज प्रोडक्ट है। और इसकी पाकिस्तान के अंदर भी इसकी फैक्ट्री है, असेंबली प्लांट है। तो मुझे बताएगा कहाँ है असेंबली प्लांट? सर किसका? वॉल्वो का? किसका असेंबली प्लांट? हायर का, हायर की बात हो रही है, लास्ट नाम। हायर की एटलीस्ट बच्चों हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ, ये रायवन रोड पर है और इसका ऑनर है जी हायर का जावेद अफरीदी साहब, MG मोटर्स वाले। यस सर। ठीक है जी। और उनकी जो जल्मी है उसके भी ऑनर हैं, पेशावर जल्मी के भी ऑनर हैं जावेद अफरीदी साहब। जावेद अफरीदी ही मेरा नाम है इनका, इतना कंफर्म है, अफरीदी साहब हैं मेरे ख्याल में। और हाँ जावेद अफरीदी है सर। हाँ जी, और MG मोटर्स भी इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, और उनका प्लान है कि ये असेंबली प्लांट, और उन्होंने इनागोरेशन PM हाउस के अंदर इसकी हुई थी MG मोटर्स की, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये अब आते हैं कि वाई वी वांट टू बी ग्लोबलाइज। तो हियर इज़ द आंसर। ये जो मैंने कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं तो एक रीज़न बच्चों ये होता है कि आफ्टर अ सर्टन स्पेसिफिक टाइम पीरियड द रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट वुड बी द राइट टाइम टू सर्च आउट न्यू लोकेशन फॉर योर बिजनेस। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल है, लोकल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर इंटरनेशनल या नेशनल एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे।
ताकि वो फॉरन पिक्चर केक्स एंड बेक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं, गवर्नमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी स्कूल की है। आप देखते हैं अब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, वो केक्स एंड बेक्स की बात है कि रेवेन्यू आपका जो कांस्टेंट रह रहा है, तो फिर आप देखते हैं 1 साल 2 साल, फिर आप कहेंगे यस, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइंड आउट द न्यू लोकेशन फॉर माय बिजनेस, ओपन अ न्यू ब्रांच। अब मुझे नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए, मेरा जो रेवेन्यू फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा है। वो बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल भी हो सकती है, उनका रेवेन्यू कांस्टेंट रह रहा है, फिर वो सर्च आउट करते हैं न्यू लोकेशन। इसी तरह केक्स एंड बेक्स की एग्जांपल दी है गवर्नमेंट की, इसी तरह KFC की और मैकडोनल्ड की एग्जांपल्स हैं। वो पाकिस्तान क्यों आते हैं? रीज़न है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो वो फिर अपनी जो प्रेजेंस शो करते हैं वर्ल्ड वाइड, इसी तरह पेप्सी है, कोका कोला है, इसकी जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड। रीज़न क्या है कि बिज़नेस अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एक दूसरा यूरोप की पॉपुलेशन है वो नेगेटिव, उसकी ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव नहीं है। यूरोप के अंदर पॉपुलेशन डे बाय डे वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं बच्चों वर्ल्ड वाइड, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो फ्यूचर है वो एशिया का, इसलिए रीज़न बिहाइंड ड्यू टू पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इंडिया की है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही जा रही है, तो डिमांड और बढ़ती जा रही है, मार्केट एक्सपेंड करती जा रही है, नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। वो चाइना की है, तो हालांकि हमारा 6th नंबर है इन टर्म ऑफ अ पॉपुलेशन, लेकिन क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज इतने बड़े हैं, चाइना का जब हमारे साथ कंपैरिजन होता है इंडिया का है, तो फिर हमें लिफ्ट नहीं मिलती, ठीक है ना जी। हमारी वो जो हम डिज़र्व करते हैं इंपॉर्टेंस वो नहीं मिलती। रीज़न है कि लोग ट्रेड ऑफ करते हैं। अगर एक आदमी आता है यार मैं अपना प्लांट लगाऊं वो ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो फिर वो देखेगा यार मार्केट साइज़ किसका बड़ा है। वो लेट्स से अगर मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है इंडिया का हमारे कंपैरिजन, तो वो एज ए बिजनेस मैन अगर प्लांट लगाना है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किधर है मेरे पास, ज़्यादा मेरे पास कस्टमर पॉसिबल किधर है। एक रीज़न है। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज़, बेटा ब्लेम गेम है ना, पूरी दुनिया में करप्शन हर जगह होती है। ये बताऊं अमेरिका के अंदर कोई दुनिया का ऐसा नहीं है, टॉप ऑफ द लिस्ट करप्शन में अमेरिका है। मैं ये करप्शन ये बात कर हाई लेवल पे बात हो रही है, करप्शन चाइना के अंदर भी हो रही है। कोई करप्शन फ्री बच्चों दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं। तो रीज़न क्या है, आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करें। नेगेटिविटी हर जगह है, हर किस्म के इंसान होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दुनिया अभी चलती आ रही है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव माइंड के लोग ज़्यादा हैं और इसी तरह पॉजिटिविटी इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और नेगेटिविटी अगर हम उसे प्रमोट करेंगे वो एग्जिस्ट करेगी, वो एक रियलिटी है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, गुड बैड गुड इवल, ये रियलिटी है दुनिया की और ये नेचर है। तो बात है कि आपने अपना शो ऑफ करना, जैसे टूरिज़्म की बात हो रही है, इस करंट गवर्नमेंट की जो मुझे अच्छी बात लगी है वो इसको आपने ये प्रमोट कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता था कि हालांकि स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल पर हर साल हमारा विज़िट होता है, बच्चों के भी लेके जाते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। लेकिन जिस तरह अभी जो प्रोजेक्शन मिल रही है वर्ल्ड वाइड, लोगों ने इन्वाइट किया और जो रॉयल फैमिली उनके लोगों को इनवाइट पाकिस्तान में किया, इसी तरह जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको इनवाइट करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो एम्बेसडर बनते हैं, वो प्रमोट करते हैं आपके बिज़नेस को, टूरिज़म की बात हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है करंट गवर्नमेंट का। और पूरी दुनिया में देखें, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और इनका जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसमें बहुत प्रपोर्शन ज़्यादा है वो टूरिज़म का। और पाकिस्तान के अंदर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं। वंस अगेन ये दुनिया से हम बहुत पीछे हैं और हम इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं करते हैं। टूरिज़म को एक इंडस्ट्री डिक्लेयर करें जैसे और बाकी इंडस्ट्री है, उसको बेनिफिट दें, लोगों को मोटिवेट करें। और वंस अगेन आपका पॉजिटिव इमेज है, वो लोगों को हर क्राइम्स डेली बेस पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के उससे हम हेडलाइन, एक पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए, हेडलाइन को हेडलाइन रहना चाहिए। ये मेरी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात है फ़ायदा क्या होगा, इम्प्रूव द सप्लाई चेन। अभी बोइंग की बात की है और अभी हमने बेनेटन की बात की है, वॉल्वो की बात की है, हायर की बात की है। तो रीज़न क्या होता है कि हर एरिया की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है और उसका एक फेम है।
रिकग्निशन है। अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें कि अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैलिफोर्निया इज़ नोन बाय इट्स ऑटो डिज़ाइन की उसकी एक रिकग्निशन है। और इसी तरह अगर चाइना की बात करें तो चाइना की जो रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट है, एक तो लॉन्ग लिस्ट है वो एथलेटिक शूज़ हैं। और इसी तरह जो फ्रांस की है रिकग्निशन पूरी दुनिया में, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये नहीं कि वो सिंगल है लेकिन उससे उसका एक टैग है। मुझे बताएंगे फ्रांस की जो आइडेंटिफिकेशन है, रिकग्निशन है, फेम है, वो क्या है? सर आईफल टावर पेरिस की। ठीक है जी, एफल टावर है, एक आंसर आ गया जी। एफल टावर के अलावा राइट आंसर, हाँ जी पेरिस है, ठीक है जी। और भी, और ये भी राइट आंसर, एफल टावर है। हाँ जी, उसकी ना परफ्यूम इंडस्ट्री है, जो परफ्यूम है, फ्रेगरेंस है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है पूरी दुनिया में फेमस। अगर परफ्यूम किसके हैं, पहला जो नाम आता है वो फ्रांस का लोगों के जहन में आता है, ये नहीं कि बाकी दुनिया में नहीं हो रही। तो ये आप क्या कर सकते हैं, तो हर रीजन के अंदर एक यूनिकनेस होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है तो सियालकोट की जो रिकग्निशन है वो क्या है? सियालकोट की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स चीजें बनती हैं वहाँ पे। एक्सीलेंट, वो राइट आंसर है, तो यही बताना है। इसी तरह फैसलाबाद की क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर जुगते। इसीलिए पूरी दुनिया में एक वक्त था कि आज से लास्ट सेंचुरी की बात है कि इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानी कपड़ा जो टॉप ऑफ द लिस्ट था, तो वो जो लोग जाते थे, ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं जिन लोगों के पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया के अंदर भी, तो लास्ट सेंचुरी में जो बेस्ट जो कपड़ा था इंडिया के अंदर भी वो फैसलाबाद का एक मशहूर था जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट है, हम ग्लोबलाइज क्यों होना चाहते हैं कि हम वी वांट टू रिड्यूस कॉस्ट और एक्सचेंज रेट का रिस्क ये भी है कि अभी चाइना पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहा है या दुनिया पाकिस्तान के अंदर या क्यों जा रही है कि आपके जो कॉस्ट है ना, डेवलप कंट्रीज़ की बात है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है। अगर जैपनीज़ की बात करें तो वहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट है। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो उन लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है। अगर हाई इसका मतलब उनकी फैमिली इनकम ज़्यादा है। अगर फैमिली इनकम ज़्यादा है इसके मीनिंग क्या है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो फिर वो कहते हैं कि दिस कुड बी द राइट टाइम। जैपनीज़ इंडस्ट्री मलेशिया के अंदर आई है, इंडोनेशिया के अंदर आई है। एक तो कल्चर उन कंट्रीज़ का भी सेम है, ज़्यादा डिफरेंस कल्चर का नहीं है। और दूसरा है कि उनका क्यों आना चाह रहे हैं कि इनके जो लेबर कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड, इम्प्रूव ऑपरेशंस। तो वंस अगेन कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इनकी रिकग्निशन है। जैसे जैपनीज़ है तो उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात की, पहले प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी तरह जर्मन जो है वो उनका जो रोबोट इंडस्ट्री है वो उनके ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है ना उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी हाई है, उसका वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं। कितने लोग फेमिलियर हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर, कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? सर कौन से पूछे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जो चंद कंट्रीज़ हैं, कोई पॉइंट आउट करेगा? सर यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये स्कैंडिनेवियन है। बच्चों इसके अंदर स्कैंडिनेवियन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, बेल्जियम है। इनको सोशल वेलफेयर स्टेट्स भी कहते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी हाई है। एजुकेशन आपकी फ्री है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है आप टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों की या इंक्लूडिंग पूरी कंट्री की आपकी हेल्थ और सिक्योरिटी ऑफ अ जॉब। और अगर जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको अलाउंस दिया जाता है। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, मैंने अभी बताया। स्वीडन उसके अंदर है, नॉर्वे उसके अंदर है, उसके अंदर फिनलैंड है। ठीक है जी, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये इनकी जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है ड्यू टू हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ।
उसके बाद फिर फ़ायदा होता है, नंबर 4 है अंडरस्टैंड्स मार्केट्स। अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, हर मार्केट्स की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर मैं फूड एक इंडस्ट्री लूँ उसको समझने के लिए कि व्हाट डज मीन अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। अगर फूड इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर हर फूड इंडस्ट्री को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कोई मुझे बताएगा फूड इंडस्ट्री के अंदर प्री रिक्विजिट क्या है बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस? दिस सर्टिफिकेशन इज वेरी क्रूशियल। फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है, कोई ज़हन में है? पंजाब फूड अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किसका जी, दोबारा बोले? पंजाब फूड अथॉरिटी का? यस सर, या एससीसीपी का जो नहीं, वो तो बड़े लेवल पे चला जाता है सर। लेकिन ठीक है जी, ये 2 आंसर आ गए। एनी अदर? तो पाकिस्तान हाइजीन के का अंदर, होगा या सैनिटरी का होगा। हाँ सुने भी, अब नोट डाउन करना है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपने फूड बिजनेस करना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हलाल फूड है आपका, ये प्री रिक्विजिट है पाकिस्तान के अंदर। आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं फूड की बात कर रहा हूँ। आपका जो फूड है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं ये हलाल हैं। आप KNNs की बात कर लें, ठीक है जी, और भी जितने फूड हमारे पास हैं, अगर आपने बिजनेस लिखा होता है हलाल फूड सर्टिफाइड, एक अदारा है उससे आपने ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब आते इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर लेट से अगर मैकडोनल्ड आएगा या KFC आएगा तो वो किस किस्म के बर्गर सेल कर सकते हैं और कौन से बर्गर वो सेल नहीं कर सकता, कल्चरल इशू है। अगर मैं इंडियन गाय के गोश्त के वो गाय के गोश्त का वो कर यस, सकते हैं। बीफ जो बर्गर है, बीफ बर्गर है बेटा, इतनी बड़ी मार्केट है और वहाँ मुस्लिम्स भी हैं और इतने मुस्लिम्स हैं मोर देन पाकिस्तान है, तो लेकिन उनका एक इशू है, कल्चरल है, रिलीजन है, तो आप सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये जो बीफ बर्गर है उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। लेकिन अगर आप चाइना चले जाए, मज़े की बात है, तो देर इज़ नो नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ हलाल सर्टिफिकेट। और वो बीफ छोड़ के वो हर किस्म का मीट, वो कहते हैं मीट इज़ अ मीट irrespective whether the meat is halal, lawful, unlawful, किस तरह स्लॉटर करने हैं। तो हम तो कहते हैं हम ना जानवर है ना, लेट से, और चिकन की बात करें तो हमारा एक आपको पता है, एज अ मुस्लिम की बात करें तो हमारा एक स्पेसिफिक वे है उसको स्लॉटर करने का, ज़िबा करने का। हम कहते हैं पूरी दुनिया तो गर्दन काट के किधर फेंक दी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चाइना कहता है जी हमें मीट चाहिए, हमें कोई हलाल हराम के, जो भी जानवर है उसका मीट हमें बस दे दें। तो आप देखें कि वो कोई भी इंडस्ट्री अगर उधर जाएगी तो उसके लिए क्या है कि यार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फूड के लिए इन चाइना। हाँ, क्वालिटी ऑफ वो तो पूरी दुनिया में, वो क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्वालिटी ऑफ अ फूड, क्वालिटी ऑफ अ इंग्रेडिएंट, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये मार्केट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अब है जी इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। तो जब आपको कंपटीशन मिलता है, जॉइंट वेंचर करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ अ जॉइंट वेंचर आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपके पास लोकल स्किल है, दूसरा आपके पास इंटरनेशनल स्किल है। इंटरनेशनल वर्कर जब लोकल वर्कर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो टोयोटा और BMW है। तो टोयोटा और BMW ने अपने जॉइंट जर्मनी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर किया, और जॉइंट वेंचर टोयोटा और BMW ने इस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च और डेवलपमेंट है। लेट्स अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, बोथ आर कंपेटिटर लेकिन बोथ आर पार्टनर एज वेल। कुछ मार्केट के अंदर वो कंपेटिटर हैं, कुछ के अंदर टोयोटा और BMW की बात है, दोनों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी, और विन विन सिचुएशन है। उसी के अंदर सैमसंग और बॉश की बात है। सैमसंग आपको पता है साउथ कोरियन है और जो बॉश है वो जर्मन है। वंस अगेन दोनों ने जॉइंटली ये बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, ये 5th वाला जो पॉइंट है, ये सारे के सारे इधर आंसर भी हैं बच्चों। ये जब भी हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव द सप्लाई चेन, उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट है और इम्प्रूव ऑपरेशंस है, इसकी बात अभी मैंने की। अंडरस्टैंड मार्केट है, ये है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, तो मैंने बात की है टोयोटा और BMW की जॉइंट वेंचर की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और इसका फ़ायदा क्या होगा, रिड्यूस रिस्क है, स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन है, लोअर कॉस्ट है।
और लास्ट जो लाइन है स्लाइड नंबर 17 की, ये जॉइंट वेंचर किस चीज़ का है? ये आपके पास सैमसंग और बॉश का है। सैमसंग साउथ कोरियन ब्रांड है और बॉश आपके पास जर्मन है। तो जॉइंटली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बैटरीज। अब आते हैं ये अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल टैलेंट है। तो अगर आप ग्लोबलाइज होते हैं तो आपको ग्लोबल टैलेंट मिलता है। लेट्स से अगर अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, तो उनको एक ग्लोबल टैलेंट मिलता है और वो उनको मूव कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो पूरी दुनिया में आपके पास लो कॉस्ट आपको रिसोर्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और ये कुछ कल्चरल और एथिकल इश्यूज हैं, ये भी इसमें वेरिएशन अभी मैंने बात की है पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब अगर आपने कोई कंपनी है और आप बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं कि हियर इज द आंसर, कंपनीज वांट टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर ओपनिंग एनी न्यू ब्रांच इन अ स्पेसिफिक कंट्री। आप देखेंगे लेट्स से अगर चाइनीज कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो देखेंगे नेशनल लिटरेसी रेट क्या है, रेट ऑफ इनोवेशन क्या है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज क्या है, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने हैं। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जब आप पूरी दुनिया में आप ये रोला डालेंगे कि यार ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर जो सुनने वाला लिसनर, अच्छा यार अगर ये भी तो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी है, अगर ये सारी दुनिया ही करप्ट है पाकिस्तानी, तो यू आर द आल्सो पाकिस्तानी, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो भी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो घर की बातें घर में रहें और मोहल्ले के लोगों को ना पता चले, तो इसका बेनिफिट पूरे घर को होता है। उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी लॉज हैं, वो क्या है? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की हैं, वेरिएशन लैंग्वेज जैसे पाकिस्तान के अंदर है प्रोविंस टू प्रोविंस, इसी तरह इंडिया के अंदर है। वर्क एथिक्स क्या है, टैक्स रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी की बात देखें, जितने भी फ्लावर मिल्स होती है ना वो सारी की सारी पंजाब के अंदर हैं और सिंध के अंदर हैं। तो मुझे रीज़न बताएंगे कि ये सारे के सारे जो फ्लावर मिल्स हैं या फ्लावर मिल हैं ये पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर क्यों हैं? क्योंकि सर एग्रीकल्चर लैंड ही इधर है और उसके अलावा गंदम ही सारी इधर होती है। हाँ, सप्लाई ऑफ अ रॉ मटेरियल। अब जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जितनी भी हैं वो सारी की सारी वो माउंटेन एरियाज के अंदर हैं, केपी के अंदर है। ठीक है जी, पंजाब का वो एरिया है, ठीक है जी, जिधर पहाड़ हैं। तो इसकी रीज़न क्या है कि सीमेंट को प्री रेक्विजिट क्या चाहिए? तो सीमेंट के लिए वो निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल, तो वो सारा पहाड़ों में है, वजह से फिर उधर बनाई हुई। एक्सीरा रॉक चाहिए जी, उनका रॉक, उनका रॉ मटेरियल। रॉक्स कहाँ होंगी? जिधर माउंटेन है वहाँ सारी की सारी होंगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट किसी कंट्री का क्या है? अभी इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे गया किसी ज़माने में, अगर आपको याद हो एक गवर्नमेंट थी तो उसमें 5% ही था। अब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसे थोड़ा सा फिक्स किया है 2 माह के लिए, 7 पॉइंट समथिंग में भी 5 है या 2.5 है, 7.5 या 2.5 के फिगर के दरम्यान है, गूगल करके। ये 2 माह के आ गया है। अच्छा, पहले 2 माह के लिए उन्होंने फिक्स किया था, अगर कोई नई चेंज आई है, क्योंकि ये पॉलिसी 1-2 दिन पहले ही क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। अभी रूमर्स हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या, लोग हमें एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि बैंक पाकिस्तान का है लेकिन ऑर्डर कहीं और से चलेंगे, पता नहीं क्या, देखिए अल्लाह नोज बेटर जब रियलिटी सामने आती है। उसके बाद पॉपुलेशन है, अगर लेट्स अभी मैंने बात की इंडिया की पॉपुलेशन है या चाइना की या पाकिस्तान की है। ये ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है, ये रोल है जो मोटरवेज बन रहे हैं डिफरेंट। अब रेल बन रही है और पता नहीं वो एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था ML1 का, उसकी एग्जीक्यूशन होती कि नहीं? पहले था कि इनॉग्रेट करना था उन्होंने मार्च के अंदर, अभी तक हुआ नहीं मेरे नॉलेज के मुताबिक। अगर आप कोई फेमिलियर है तो मुझे बता सकता है। ML1 ये जो रेल को हमने इंक्रीज़ करना था, जस्ट लाइक जैसे मोटरवे रोड की, इसी तरह रेल की मोटरवे है। तो कराची से लेकर पेशावर तक विद द हेल्प ऑफ अ चाइना
बहुत लेट हो गया तकरीबन, ये 10 साल पुराना एक प्लान था, गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में शुरू किया था, और अभी फिर ये लेट हो गया और स्लो डाउन हो गया सी पैक। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एक्सपेक्टेड है मार्च के अंदर, आज 20 या 30 मार्च हो गया, अभी तक तो नहीं। ये बेनिफिट है। देखिए कार्गो के लिए बच्चों रेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कंटेनर लेके जाते हैं पेशावर से कराची या इंडिया वो चाइना से, एक कंटेनर एक वक्त में एक कंटेनर आएगा, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ अ रेल तो वो आप क्या कर सकते हैं, यू मे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स। तो एक ट्रेन के अंदर आप कार्गो की मेन है कि, और पैसेंजर भी होंगे, और इससे प्लान है कि आप यूरोप को, या एक वक्त था जब मैं स्टूडेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम मेरे से जेन से स्किप हो रहा है, वो थी ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, पता नहीं R&D के इस तरह कोई नाम था, मेरे जेन में नहीं आ रहा, गूगल करके। वो तो वो था पाकिस्तान ईरान। हाँ हाँ जी, पाकिस्तान ईरान और टर्की के दरमियान था, एक रोड डेवलप करना था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी वादी सेक ऑफ अ ट्रेड, और पूरी दुनिया ने उससे, ज़ाहिर वो नहीं चाहते, पूरी दुनिया नहीं चाहती भाई कि कोई कंट्री है वो पाकिस्तान या ईरान है, कि आपको एक कॉस्ट होती है भाई, आपको थोड़ी देर के लिए पेन लेनी पड़ती है। जैसे अभी ये टर्की की एग्जांपल है, उन्होंने कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज आई, एक लीडर आया और उसने उससे ज़मीन से उठा के टर्की को G20 के अंदर शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, G20 के अंदर बच्चों शामिल होना, ये भी एक छोटा टारगेट नहीं है, लेकिन इस पर टाइम कंज्यूम होता है। आप देखें उसकी वर्थ है, आप उससे जो टर्की का प्रेसिडेंट है जो बात करता है दुनिया सुनती है, उसकी वेटेज है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लास्ट में जी कम्युनिकेशन सिस्टम वंस अगेन इसके अंदर ये प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये डिफरेंट फीचर थे कि अगर आपने बिजनेस कहीं और लेके जाना है तो आप क्या करेंगे। अच्छा, जब तक मैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए जा रहा हूँ, ये मैंने आपको ना एक क्लास एक्टिविटी देनी है, और क्लास एक्टिविटी ये है कि मैच प्रोडक्ट एंड पेरेंट। पहला जो हमारे पास जो लिस्ट है वो नेम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरी जो लिस्ट है उनकी कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहली हमारे पास है ये ब्राउन हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर गिवन है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो ये आपने देखना है। फायरस्टोन जो टायर्स है ये ब्रिजस्टोन की है, ये आपने इसका बेनिफिट किया है कि प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एंड देयर कंपनीज। तो ये ब्रांड इंटरनेशनल कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उनकी क्या क्या वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन की। तो ये वाली स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, ये जी अब प्रोडक्ट है और कंट्रीज है। पहले क्या था, प्रोडक्ट के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब ये कंट्रीज हैं, उन्होंने मैच किया। तो ये आपने खुद थोड़ा सा सर्च आउट करना है, लेट से भी पता ना चले कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसे आप देखें। और मीन वाइल मैं क्या कर रहा हूँ, आपके टेंडर्स मार्क करने के लिए जा रहा हूँ। और अब अब्दुल्ला बेटा थोड़ी देर के लिए मैं तुझे बना रहा हूँ अटेंडिंग। ओके सर। और उसके बाद दोबारा जी टेंडर्स के बाद, तो मीन वाइल आपने इसे देखना है। और वंस अगेन सिर्फ उन लोगों के नाम बोले जाएंगे जो एब्सेंट है बेटा, प्रेजेंट के नाम नहीं बोले जाएंगे। बाजिक जवेद एब्सेंट है, आयशा ईमान एब्सेंट है, मोहम्मद सियाम खान एब्सेंट है,
मोहम्मद साद एब्सेंट है। उमैर अमान एब्सेंट है। खिजर हयात एब्सेंट है। आयशा मलिक एब्सेंट है। बिलाल अकबर एब्सेंट है। तस्कीन ज़हरा एब्सेंट है। दिबाज मलिक एब्सेंट है। मोहम्मद उसामा फारूकी एब्सेंट है। अब्दुल्ला शौकत भट्टी एब्सेंट है। प्रेजेंट सर अब्दुल्ला। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कर दिया गया। तो सर मोहम्मद ज़ुहैब प्रेजेंट। अच्छा, वजी अहमद बेटा, वजी तो आपका नाम तो अटेंडेंस में है नहीं। वजी अहमद, वजी अहमद बेटा। जी सर। बेटा आपका नाम तो अटेंडेंस में है ही नहीं। जी आप इधर सर। बैठे हो। जी सर, वो मेरे ना सर का इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं उसका ना मेरे अटेंडेंस में से नाम आ जाएगा एक दो दिन तक इंशाल्लाह। तो मैं इसलिए कहता मैं क्लासेस कोई क्विज़ वगैरह मिस ना होना, चलो तो ठीक इसलिए है, मैंने सर कहा था। ठीक है। लेकिन आप इस अटेंडेंस लिस्ट के अंदर नहीं है। सर। सर मोहम्मद ज़ुहैब प्रेजेंट। एक मिनट बेटा, बताता हूँ। मैं दोबारा जो एब्सेंट है उनके नाम बोलूँगा। जस्ट होल्ड ऑन। सैयद शाहरुख शाह एब्सेंट है। तो बच्चों वन सेकेंड, जो एब्सेंटीज हैं मैं उनके नाम बोल रहा हूँ फ्रॉम डाउन टू अप। तो अपने नाम सुने, अगर कोई प्रेजेंट है तो मुझे बोल सकते हैं। फर्स्ट वन है सैयद शाहरुख शाह साहब हैं। मोहम्मद उसामा फारूकी हैं। दबाज मलिक है। तस्कीन ज़हरा हैं। बिलाल अकबर है। आयशा मलिक है। खिजर हयात है। उमैर ईमान है। मोहम्मद साद है। मोहम्मद सियाम खान है। आयशा ईमान है। बासिक जवेद है। ये बच्चों लोग जो भी मैंने दोबारा नाम बोल रहे हैं, ये सारे के सारे आज एब्सेंट हैं। सेकंड दार शायद कि आपने प्रेजेंट लगा दिए। और किसकी बात बेटा कर रहे हैं आप? सेकंड दार शायद।
हाँ जी बेटा लगा दी। मैंने बोला जिनके नाम मैंने नहीं बोले वो सारे के सारे प्रेजेंट है। तो सर वो बाबा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए मैंने पूछा। नहीं बेटा, जिनके जो लोग जिन नाम नहीं बोले गए वो सारे के सारे प्रेजेंट है। तो सिर्फ मैंने जो एब्सेंटीज के नाम आप लोगों के साथ शेयर किए। सर मेरी भी अच्छा अटेंडेंस जी, लगा दें। और क्या नाम बेटा आपका? तो सामा फारूकी। सामा फारूकी साहब। सर ठीक है बेटा 0041। ठीक है बेटा, ये लगा देते हैं। अच्छा, मैंने जो क्लास एक्टिविटी आप लोगों को दी थी, अभी मुझे आपने बताना है कि व्हाट इज़ अ मिशन। अटेंडेंस के बाद अभी 1 मिनट है, फारूकी साहब की मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, तो मुझे आपने बताना आफ्टर अटेंडेंस व्हाट इज़ अ मिशन क्या होता है जी, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मिशन। ओके सर। फारूकी साहब मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है जी। हाँ जी, व्हाट इज अ मिशन? एनी आंसर? सर इसके अंदर ये होता है कि कोई भी इस एक लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का एक माइंडसेट बन जाता है कि वो अब कहाँ पे हैं, तो आगे फ्यूचर में वो कहाँ पे जाना चाहते हैं और क्या वो अचीव करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो मतलब सीईओ या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती है। लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये होता है कि वो कस्टमर को क्वालिटी के लिहाज से चीज़ अच्छी दे। कुछ का ये होता है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करे। कुछ का ये होता है कि लाइक कस्टमर अपने वो ज़्यादा करे, वो ग्लोबली वो वर्क करे, मतलब कि इंटरनेशनल कंपनी बने। इस तरह ये डिपेंड करता है चीज़। ठीक है, नेक्स्ट सर तैयब साहब, मलिक साहब वेल डन। हाँ जी तैयब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर व्हाट कि इज अ हर मिशन? कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ना एक गोल होता है जिसको वो लेके चलती है, उसको मिशन कहते हैं। जो भाई बता रहे थे सर, वो बेसिकली विजन में आ जाता है कि वो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म का, कि हम अपने आप को देखना किधर जाते हैं। लेकिन सर जो मिशन होता है ना, वो बेसिकली वो होता है जो कंपनी ने अपना स्पेसिफाइड गोल बनाया होता है, उसको कम्प्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उन सबको डिस्कस करना, और जो हम चलेंगे किस तरह, वो सब मिशन के अंडर आता है। ठीक है, तैयब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब है जी काशिफ साहब। हाँ जी काशिफ बेटा, काशिफ सफेद। सर सेम यही था, ये जो वो किस जगह देखना चाह रही है और उसके लिए क्या क्या उसे करना पड़ेगा, ये है मिशन। ठीक है जी। और उसके बाद है जी नेक्स्ट वन है फरहीम। फरहीम नवाज बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? Sir, mission is basically a purpose of an organization. राइट आंसर है जी। और असद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। असद बेटा बोले जी। सर मिशन बेसिकली सर विजन स्टेटमेंट पे बेस करता होता है कि जो आपका विजन होता है उसके मुताबिक आपने जो स्टेप्स उठाने होते हैं कि क्या किस तरह करेंगे, उसको आप मिशन कह सकते हैं। ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट जी असद अली। और असद के बाद हमारे पास हसन है, हसन अख्तर है। यस सर। जिनके सर पास बेसिकली मिशन जिनकी यही टर्न आ गई होता है, जिनके टर्न आ चुके, प्लीज लोअर योर हैंड्स। जिनकी टर्न हो गई है। हाँ जी हसन अख्तर बेटा बोले। जी सर। सर मिशन यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगी, उसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। वेल डन जी, एक्सीलेंट है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, फिर मैं कंक्लूड करूँ। हाँ जी किंतार बेटा जी। तो मिशन बेसिकली जो कंपनी होती है उसका गोल होता है, उसको शॉर्ट स्टेटमेंट में लिख देते हैं वो। ठीक है जी। तो व्हाट इज अ मिशन? मिशन इज द बेसिक पर्पस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई समवन इज एग्जिस्ट। तो बाय द वे, हाउ मेनी फेमिलियर विद द विजन एंड द मिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब? कितने लोग आपकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कभी आपको पता है कि व्हाट इज़ द विजन एंड व्हाट इज़ द मिशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब? तो ये इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे विजन को लोगों ने बताया फ्यूचरिस्टिक पिक्चर आपके है
कि someone he want to be a successful businessman, अब उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ विजन बाय द हेल्प ऑफ अ गेटिंग डिग्री है, BBA, कोई इस तरह की आप कोई भी सेट करना चाहें, ठीक है जी। आपने टारगेट है, ये रीज़न है, बेसिक पर्पस है कि आप सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे, आप कम्युनिटी को। और ये एक स्लाइड है, इसके अंदर एक आउटलाइन है पॉसिबल द मिशन स्टेटमेंट, अभी जो बात किया, द वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, द बेसिक पर्पस फॉर द बीइंग, वो है क्या, एंड द आंसर व्हाट डू वी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी प्रोवाइड्स द बाउंड्रीज एंड द फोकस हमें बताता है कि हमने सोसाइटी को या हमारी कंट्रीब्यूशन क्या, हमारा पर्पस क्या, बेसिक। हाँ जी हसन बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं अभी, हसन अख्तर? नहीं सर सॉरी, वो पहले से ही हैंड रेज़ था मैंने आपको। हाँ वो ये होता है कि वो इंडिकेटर है कि अगर समवन इधर वांट टू से समथिंग, वांट टू आस्क समथिंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर टीचर उसके पूछता है बेटा आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था, ये हम उसके बाद हम स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं बिज़नेस की। और मुझे अभी आपने बताना है, ये कुछ आपके पास सैंपल हैं, हमारे पास मिशन के कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनका मिशन है, ये आपने रीड करना खुद। एक मर्क ऑर्गेनाइजेशन है, ये मर्क क्या है, अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये उसका मिशन है। जिनके पास नोटबुक है वो लिख सकते हैं सॉरी कि व्हाट इज़ अ मर्क, अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नेक्स्ट वन हमारे पास पेप्सिको है, एवरीवन फेमिलियर विद दिस नेम। हाँ जी, ये नेक्स्ट वन अमेरिकन हॉस्पिटल है, आर्नल्ड पामर हॉस्पिटल, और ये इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, फेम है इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चिल्ड्रन, पार्ट ऑफ अ सिलेबस है, और इसकी वीडियोस भी हैं हमारे सिलेबस के अंदर और मैं शेयर भी करूँगा, ठीक है जी। और बच्चों ये पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं दैट मे अफेक्ट द मिशन ऑफ एनी ईदर इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक स्टूडेंट जरा रीड कर दें इनको जस्ट। Yes, sir. Philosophy, mission, philosophy and values, profitability and growth, environment, customers, public image, benefit to society. बच्चों जब भी आपको स्पेयर टाइम मिले, अगर आप स्टडी करेंगे, यूसीबी का मिशन स्टडी करेंगे, या मर्क की अभी बात हो रही है, पेप्सिको की है, ये जो आर्नल्ड पामर हॉस्पिटल है इसकी बात करेंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर आएंगे। फिलॉसफी एंड वैल्यूज़ की बात होगी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की बात होगी, इन्वायरमेंट की बात भी होगी, कस्टमर्स की बात हो, पब्लिक इमेज है, बेनिफिट टू सोसाइटी क्या हो रहा है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का, और पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटीज़ पे रिटर्न भी करती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी सोसाइटीज़ को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आ जाता है। ये बेसिक स्ट्रेटजिक प्रोसेसेस होती हैं। चैप्टर 1 से हम स्टडी करते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शन, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, और उसके बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग है। ये उनकी डिटेल है, इसको हम लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे आपने बताना है, ये चैप्टर 1 से थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, मुझे आप बताना है कि हाउ कैन वी कम्पीट। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ये बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी, हाउ कैन वी कम्पीट। सर हम क्वालिटी वाइज भी लेके चल सकते हैं, हम कोस्ट लीडरशिप के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, वेल डन, एक्सीलेंट। और जी उसके अलावा वालेकुम सलाम, यूनिकनेस के हिसाब से भी चल सकते हैं, इनोवेशन के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है जी। मार्केट गैप को फिल करने के हिसाब से भी चल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, गैप दिख जाता है मार्केट के अंदर, उसको जल्दी से फिल कर लेते हैं, उस पर अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं। मेन मिशन ये होता है कि उधर अपने एक ब्रांड नेम बना लें फर्स्ट, यानी जो होता है। अच्छा तैयब होल्ड ऑन प्लीज, कुछ आदमी हाँ क्या क्या बेटा बात करना है, मैंने आपको ना एक प्रोसीजर बताया प्रोसीडिंग के लिए, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू समथिंग, इफ यू से समथिंग, रेज योर हैंड। हाँ जी
हाँ जी बोले जी मोहम्मद साइम ज़ादी साहब, क्या कहना चाह रहे बेटा? सर अपॉर्चुनिटीज को भी हम कर सकते हैं कि जो कहीं पे हमें फॉर एग्जांपल गैप दिख जाता है कहीं पे मार्केट के अंदर, तो उस मार्केट के गैप को हम फिल कर लेते हैं एक बिजनेस बना के, उस अपॉर्चुनिटी को हम जल्दी से अच्छा अवेल कर साइम लेते जरा हैं एक मिनट, एक स्टूडेंट था मैंने बेटा वो कुछ नॉर्म्स हमने सेट किए कुछ। सैयद आप क्या कहना चाह रहे हो? शाहरुख। सर मेरा कनेक्टिविटी इशू था काफी देर से, प्लीज अटेंडेंस लगवा दें मेरी भी 4 टाइम्स हो गए प्लीज। शाह साहब हमारे लिए आप बहुत मोहतरम हैं, तो हम हमारी ख्वाहिश होती है यार आपकी अटेंडेंस के अलावा। शुक्रिया आपने बता दिया, मुझे पता नहीं था, अगर आपने बताते मुझे पता चलना नहीं था आपने बेटा। सर इंटरनेट के ऑन ऑफ होते जाते हैं, मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा ऑफ हो जाता है सर, प्लीज लगा देगा इस पॉसिबल। ठीक है बेटा, बस ठीक है शाह साहब, और कुछ इसके अलावा? अगर आपकी सर इजाजत हमारा हो, अगर आपकी इजाजत हो हमें प्रोसीडिंग कंटिन्यू करें अपनी। बिल्कुल सर, थैंक यू जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ जी मोहम्मद साइम ज़ादी साहब कुछ कह रहे हैं। आप शाह साहब आपने लोअर योर हैंड प्लीज। सर मैं वही मार्केट गैप की बात कर रहा था, वो मैं हैंड डाउन कर दिया। ठीक है ठीक है, और इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे? क्योंकि शाह साहब काफ़ी देर से जा रहे हैं ना, वेट कर रहे थे, नेट उनका साथ नहीं दे रहा, तो मैं शाह साहब की साथ साथ अटेंडेंस मांग कर देता हूँ। और साथ साथ आप कि how many different strategies that we may compete at any level, at either local level or international level? सर डिफरेंशिएशन से। ठीक है जी, मैं ज़रा नाम शाह साहब का ढूंढ रहा था, तो अब ये अटेंडेंस उनकी अपडेट मैंने कर दी। हाँ जी, तो हेयर इज़ द आंसर। ये हमारे पास एक स्लाइड है, और अगर याद हो, आल्सो नॉन एज ए कंपैटिटिव पैरामीटर, सो देयर आर 3 वेज, 3 स्ट्रेटजीज टू compete at any level, either we want to compete at local level or national level or international level. तो here is the answer. So number 1, we may compete at any level at the base of a quality of a product or quality of a service. So whenever we use this word, quality mean differentiation, quality mean uniqueness. तो मुझे आप बताएंगे कि any product, any organization that has this strategy mean differentiation or quality, कोई एक नाम वर्ल्ड वाइड लोकली बात कर सकते हैं या नेशनली भी बात? हाँ जी सैमसंग, एक आंसर आ गया। एनी डिफरेंट आंसर में सैमसंग के अलावा कि सैमसंग इज कंपीटिंग एट टेस्ला, ठीक है जी, कंपीटिंग एट द बेस ऑफ आ क्वालिटी, यूनिकनेस, डिफरेंशिएशन। और भी हाँ जी मोहम्मद साइम ज़ादी साहब। क्वालिटी आ जाता है सर, एप्पल आ जाता है। यस वेल डन। हर किसी के पास है यूनिकनेस के हिसाब से 1v1, ठीक है साइम ज़ादी साहब आपका राइट है। एप्पल और आईफोन की बात करें तो आईफोन की जो स्ट्रेटजी है एट द बेस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन है, यूनिकनेस है, राइट आंसर है जी। हाँ जी तैयब साहब। सर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूनिकनेस के हिसाब से आ सकता है। ठीक है जी वेल डन। तो ये एक वे है, और नेक्स्ट वन जो वे आपके पास है वो कॉस्ट लीडरशिप है, वो एट दी बेस ऑफ अ लो प्राइस है, चीपर है, ये स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी जो सेकंड वन है किन प्रोडक्ट के लिए ये बेस्ट है? कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस कॉन्शियस जो मार्केट सेगमेंट है, किसके लिए बेस्ट है? मैं आई हाँ यस तो ये बेटा बोले। मार्केट शेयर क्रिएट करने के लिए इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो सर वॉलमार्ट हो सकती है। वेल डन, राइट आंसर है, ग्रेट है जी। वॉलमार्ट की जो स्ट्रेटजी है वो पहले देख रहे हैं वॉलमार्ट का बिजनेस है क्या। तो बेटा ये आपने ध्यान से बात नोट डाउन करनी है, ना सिर्फ बुक के अंदर, अपनी माइंड के अंदर, कि जो जब भी आपने बिजनेस करना है ना ग्रोसरी का, तो ग्रोसरी बिजनेस के लिए जो राइट स्ट्रेटजी है वो कॉस्ट लीडरशिप है। तो ये सुपर मार्केट से लोकली एग्जांपल ले लें, हमारे मुल्क के अंदर हम वॉलमार्ट तो नहीं है प्रेजेंस से, लेकर हम कह सकते हैं हमारे पास हाइपर स्टार है, हमारे पास मेट्रो है,
तो ये और सुपर मार्केट्स हैं, तो ये उनकी जो स्ट्रेटजी होती है ये लो कॉस्ट है। स्पेशली जो वॉलमार्ट है वर्ल्ड वाइड, वो है डेली डिस्काउंट प्राइस। इसका मतलब है कि जो ग्रोसरी बिजनेस है, इधर आप यू आर डूइंग एट इन अमेरिका और इन इंडिया और चाइना, तो राइट स्ट्रेटजी इज कॉस्ट लीडरशिप। ग्रोसरी बेसिक नीड्स है, तो वेन एवर वी डूइंग द बिजनेस ऑफ बेसिक नीड्स, सो व्हाट कुड बी द राइट स्ट्रेटजी, मीन कॉस्ट लीडरशिप। उसके बाद थर्ड एंड द लास्ट वन है जी रिस्पॉन्स। इसको टाइम भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं और रिलायबिलिटी भी कहते हैं। हाँ जी, टाइम रिस्पॉन्स बेस्ड बिजनेस कौन कौन से? सर उबर वगैरह भी हो सकते हैं, फूड बिजनेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और मोहम्मद कुछ कहना चाह रहा है जी? हाँ जी सर मोहम्मद, बड़ा रिलायबिलिटी अगर इसमें आती है कि मोर रिस्पॉन्सिव एंड एवरीथिंग, सर टोयोटा इज नोन फॉर इट्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड इट्स रिलायबिलिटी। ठीक है, वेल डन। एनी अदर भाई? बच्चों जितने भी जो सर्विस सेक्टर है, स्पेशली अगर हम उसको कैटेगराइज करें, उसमें रिस्पॉन्स इज टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से आप बैंक में जाते हैं, एक वक्त था जो हमारा बचपन था, तो डेट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डिपॉजिट दी यूटिलिटी बिल फ़ी। ये बड़ा एक टास्क होता था और लंबी लंबी क्यूज़ लगी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसा नहीं है, और आपके पास वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शन, इंटरनेट भी है, मोबाइल आपके पास है, और भी इसी तरह है। तो आजकल बैंक के लिए दो ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, अगर कैश हमने डिपॉजिट करवाना है या विड्रॉ करना और ज़्यादा कैश है, तो इस केस के अंदर बैंक में कंपल्शन है। अदरवाइज़ तो आप देखते हैं कि कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, एक उसकी लिमिट है, और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ मोबाइल, बाय द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट, तो ये ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है। तो अदरवाइज़ बैंक का जो विज़िट है ये दो पर्पज़ के, अगर कैश विड्रॉ करना है और उसकी अमाउंट एक ज़्यादा है, अदरवाइज़ लिमिट है हमारे पास, जो डेबिट कार्ड है, ये एटीएम कार्ड है, उसकी लिमिट है, और अदरवाइज़ कैश डिपॉजिट करवाने की और विड्रॉ करने की ख़ास लिमिट नहीं है। हाँ, विड्रॉ के केस में सम स्पेसिफिक बहुत बड़ी कोई अमाउंट ऐसी है तो ब्रांच मैनेजर को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक डे के अंदर, अदरवाइज़ ये कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं। रिस्पांस की और हेल्थ इंडस्ट्री है, रिस्पांस है, और रेस्क्यू सर्विस है, उनका रिस्पांस 1112। इसी तरह यूनिवर्सिटी का विज़िट करते हैं तो हमें बताते रहते हैं कि सर हमारा रिस्पांस टाइम क्या था, 7 मिनट। जो लास्ट मेरे पास न्यूज़ थी इनकी, इन्होंने विज़िट किया तो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, सर हमारा विद इन लाहौर रिस्पांस टाइम हमारा टारगेट है, बेंचमार्क है 7 मिनट्स। जब हमें फ़ोन कॉल कोई करता है, कोई रोड एक्सीडेंट है या रेस्क्यू सर्विस रिक्वायर्ड है, तो हमारा ये टास्क होता है कि वी शुड अप्रोच स्पेसिफिक लोकेशन विद इन 7 मिनट्स। तो ये उनकी एक स्टेटमेंट थी। और इसी तरह हेल्थ है, वो सारी चीज़ें, ये भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप भी डिटेल के डिस्कस करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट, हमने आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ये मेन, ये तो 3 मेन आपके पास स्ट्रेटजीज़ है, बाकी ब्लेंड भी कर सकते हैं। मे बी फर्स्ट वन के साथ हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वन कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन एंड रिस्पॉन्सिव, और सेकंड को भी थर्ड के साथ हाइब्रिड अप्रोच भी यूज़ कर सकती है, ब्लेंड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी शाह साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं शाह साहब? जी सर, 4 स्ट्रेटजीज नहीं होती कंपैरेटिव एडवांटेजेस की? और शाह साहब ऐड करें, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, वेल डन, एक्सीलेंट। फोर्थ वन आप करें बेटा। सर एक तो क्या कहते हैं आपका कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस होता है। मैंने रिस्पांस पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। हाँ, अगर शाह साहब हो सकता है कि समटाइम्स हमने कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ देखी है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर जो भी राइट है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी शाह साहब लेके आ सकते हैं। और जब भी ये 2 वे लर्निंग होती है, आप इधर कन्विंस आर, ठीक है जी, टू कन्विंस आर बी कन्विंस्ड, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो मैंने आप बताते हैं ये जो डिफ्रेंसिएशन है, इसको हम क्वालिटी भी कुछ लोग कहते हैं। जब हम ये चैप्टर 1 से हम शाह साहब करते आ रहे हैं, तो क्वालिटी के ब्रैकेट के अंदर जिनका लेक्चर नंबर 1 था, अगर उनको याद हो, मैंने बोला था क्वालिटी मीन यूनिकनेस, क्वालिटी मीन डिफ्रेंसिएशन। और इसी तरह कॉस्ट लीडरशिप है, इसे लो प्राइस भी कहते हैं, देखिए चीपर भी कह देते हैं, प्राइस कॉन्शियस भी कह देते हैं, ठीक है नहीं।
और इसी रिस्पॉन्स को टाइम की कहते हैं। ये तीन इसको बोलते हैं कंपैरेटिव पैरामीटर्स, ये तीन मेजर होते हैं। टाइम के ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था रिस्पॉन्स, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा सर, ये फोकस ही होता है, रिस्पॉन्स होता है फोकस ही के बेटा डिमेंशन में आता है। वो एक और टर्म के अंदर है, वो कस्टमर फोकस है। वो क्वालिटी के अंदर भी आ सकता है कि हमारे जो कस्टमर फोकस अप्रोच है, ठीक है जी, उसको हम डिफरेंशिएशन के अंदर भी है। वो किसी के कस्टमर फोकस है, आप एम्प्लॉय फोकस है, तो हम कहते हैं जो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी जनरली जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तब भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। आजकल के कंपटीशन प्योर कंपटीशन है। अगर हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है मेरे पास, तो मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे करूँ, ठीक है ना जी। और इसकी एग्जांपल है अभी जो न्यू एंट्रेंट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, शाह साहब एग्री करेंगे, पहले लोगों के पास चॉइस नहीं थी। 3 ब्रांड थे हमारे पास, होंडा था, टोयोटा और सुजुकी। जी सर। अब जी जब सर, से जी। किया मोटर्स आई है, हुंडई आई है, बीएम है, दो लोगों ने ऐसे अप्रिशिएट किया, एडवांस बुकिंग कर रही है, उनकी बुकिंग ही मिल रही। इधर फ्रीदी साहब ने अनाउंस की गाड़ी एमजी मोटर्स, और साथ ही और लॉन्च करते 10,000 बिल्कुल उनकी सर। बुकिंग होगी। और उनके पास अभी इतना, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन पे प्रेशर है, जो चार्जेस है ना कार्गो के वो भी रेज हो गए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। यकदम वो जो बिजनेस ने ग्रो किया ना, तो वो अभी तक बेचारा के ऑर्डर ही फुलफिल नहीं हो रहे। तो ये है चॉइस की बात। लोगों के पास पैसे थे, चॉइस नहीं थी। अब लोगों के पास चॉइसेस आ गए हैं, तो आप ठीक है देखिए सर। वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अगर मेरे पास है, मैं इतनी महंगी गाड़ी क्यों लूँ, भाई उसके सेफ्टी मेजर्स नहीं है। वो तो गवर्नमेंट ने आके, वो बल्कि गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट ने आके इंटरवीन किया, और कोर्ट ने बाउंड किया भी आपने 2 सेफ्टी एयर बैग्स आपने करने हैं लाजमी लोकली, वो जितने भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी मोहम्मद बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, यू आर वेलकम, फिर हम एंड करते हैं। यस सर, ये लास्ट क्वेश्चन सर, काइंडली असाइनमेंट पे एक दफा गाइड कर दें। मैं ग्रुप में भी बहुत पूछा, वो कुछ बताता ही नहीं है कोई कुछ। सर वो जो है फ्रंटो लेक है सर, वो एक मेरे ख्याल से केस स्टडी है ना वो। हाँ जी बेटा जी, ऐसी बात नहीं है कि आपको गाइड ना करें बेटा, ये बात है कि हर लेक्चर रिकॉर्डेड है, अब आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। जब मैंने ये असाइनमेंट लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने ये आपको अनाउंस की थी, तो बेटा अब ये सुन नहीं कह सकता, ये जो लेक्चर है, जो बातें शाह साहब ने की हैं, जो बातें साहिब ने की है, जो सरफराज ने की है, नहीं मैंने की है, मलिक साहब ने की हैं, सब की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है जी, मैंने क्विज भी अनाउंस किया है, मैंने असाइनमेंट भी दी है। असाइनमेंट की डेट मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल है, वो वर्ड फाइल के अंदर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन मैंने सारी गिवन है कि असाइनमेंट करनी कैसे है, और ये भी बोला है कि ये कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका जेन्युइन वर्क होना चाहिए, आपने अपलोड करनी है टीम के अंदर। क्योंकि अगर आप पहले सेमेस्टर के होते हैं ना, तो मैं आपको बताता कि दिस इज़ अ वे टू हाउ टू अपलोड योर असाइनमेंट। माशाल्लाह आप मिड के अंदर हैं, अपने जो बीबीए के अंदर सेमेस्टर 5th के 6th के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि लोग फेमिलियर हैं, फिर भी आप सीआर से कंसल्ट किया जा सकता है मुझसे अगर कोई इशू है अपलोड करने में। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है अदरवाइज बच्चों? लेकिन असाइनमेंट आपने लेट नहीं करनी, ये आपने ज़हन में रखना है।